गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है दो बेलों की कथा। उसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे, लेखक हमें क्या कहना चाहता है और हम इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, और इनका पूरा जीवन परिचय अपन पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक की हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। पहले उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया था, इसके बाद असहयोग आंदोलन जो आंदोलन चल रहे थे उसमें भाग लेने के लिए उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, रिज़ाइन देना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने किस में त्याग दे दिया, त्यागपत्र, सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया और किस में जुड़ गए? असहयोग आंदोलन में। ठीक है। और असहयोग आंदोलन में पूरी तरह समर्पित हो गए थे इस कार्य में। और इसके बाद असहयोग आंदोलन के साथ साथ उन्होंने लेखन कार्य भी शुरू किया था, लिखने का, राइटर का काम। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी जन्म 1880 और इनका देहांत यानी मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। यानी उनकी कहानियों के तो एक मानसरोवर के पूरी एक बुक बनाई है, जिसके 8 भागों में उनको डिवाइड किया है। और उनके उपन्यास भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, जो यहाँ कुछ नाम हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इन सब के नाम आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाने चाहिए। ठीक है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। कौन कौन सी पत्रिका थी? हंस, जागरण, माधुरी। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का लेखन, गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया था। यानी कहानियाँ भी लिखी थी, गद्य भी लिखे थे, पद्य तो ठीक है, प्रचुर मात्रा में लिखा था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी साहित्य के माध्यम से हम पूरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेमचंद जी का मानना था कि लिखने से सब लोग पढ़ेंगे और पढ़ने से सामाजिक में सुधार आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। इसलिए उन्होंने लेखन पर ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। अर्थात उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उनका जीवन अभावों में बीता था, अर्थात गरीबी में बीता था। तो उन्होंने गाँवों के परिवेश में, यानी ग्रामीण जीवन कैसा होता है, और मजदूर लोग, यानी अभाव, यानी जो कमी होती है हमारे पास पैसों की, इसके अभाव में हम कैसा जीवन जीते हैं, उन सब का उन्होंने अनुभव तो किया ही था और उन्होंने अपनी लेखनी में भी लिखने का प्रयास किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी मूल रचनाओं का मूल विषय है। अर्थात इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, उन सब का मूल विषय यानी मूल टॉपिक क्या होता है? किसान कैसे होते हैं, मजदूर की स्थिति कैसी थी उस समय की, दलितों का शोषण यानी अमीर लोग जो गरीबों का शोषण कैसे करते थे, राजा महाराजा, समाज में स्त्री की दशा क्या थी, कैसी दुर्दशा थी, बुरी दशा थी, स्वाधीनता आंदोलन और आदि रचनाओं के इनके, यानी उन्होंने जितनी भी कहानियाँ स्वाधीनता आंदोलन के टाइम में लिखी थी, समय में, तो उन सब का मूल विषय यही रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख कला है। अर्थात प्रेमचंद जी इस कथा साहित्य यानी स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छे से लोगों को समझाने की कोशिश की है। और न केवल मजदूर और किसान श्रमिकों के बारे में लिखा, उन्होंने पशु पक्षी, मनुष्य आदि की आत्मीयता, यानी उनके साथ जीवन जीने, उनके साथ में रहते हुए उन्होंने जो अनुभव किया है, उन सबको उन्होंने अपनी लेखन में लिखा है।
उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अर्थात उन्होंने ऐसे भी लेखन का कार्य किए, इस तरह से लिखना अपनी लेखन का कार्य किया है, लिखा है अपनी कथाओं में और अपनी लेखनी में कि सबको आसानी से समझ में आ जाए, सरल है, सहज है और मुहावरेदार है, और कई कई मुहावरों का प्रयोग भी किया है और ऐसे एकदम इजी भाषा में लिखा है कि सबको समझ में आ जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर जो अपनी कहानी लिखी है, दो बेलों की कथा, एक ऐसी कहानी है जो ऐसे दो जीव हैं यानी बेल हैं और उनकी पूरी कहानी और वह किसके साथ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं और अपने मालिक के साथ ही उनको अच्छा लगता है या नहीं, ये सब इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। प्रेमचंद जी ने यहाँ दो बेलों की कथा लिखी है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे ये कहानी कैसी है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम कभी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं, यानी परले यानी पहले, सबसे पहले हम उसको कहते हैं तो क्या कहते हैं, बेवकूफ़। अगर किसी को हम कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, गधा है क्या यूँ कहते हैं कि नहीं कहते, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका विषय नहीं, निश्चय यह नहीं है कि गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय अनायास से सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अर्थात यह जो गधा का रूप पागल यानी मूर्ख समझने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है, वो भी समझता है, लेकिन सीधा होता है तो सीधे इंसान या सीधे व्यक्ति को कुछ भी कह सकते हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। गाय यूँ तो सीधी होती है लेकिन ब्याई हुई होती है। यहाँ क्या लिखा है कि ब्याई हुई गाय होती है, वह अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अर्थात वह चाहती है कि मेरे जो दूध आ रहा है वह मेरे बच्चे को ही पिलाया जाए। तो लोग चालाक होते हैं जो इनका दूध बछड़ों को नहीं पिला के खुद निकाल लेते हैं और बेच देते हैं, इसलिए वह सिंहनी का रूप धारण करती है ताकि लोग मेरे पास नहीं आए और दूध नहीं निकाले, ताकि मैं अपना पूरा दूध अपने बच्चों को पिला सकूं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता यूँ तो बहुत ही सीधा होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में डॉगी होंगे, वो एकदम वफादार होता है, सीधा होता है, लेकिन अगर उसके साथ कभी कोई गलत करता है या कोई नया इंसान आ जाता है तो वह क्रोध में आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध आते नहीं सुना है करते, यानी गधे ने कभी क्रोध किया हो ऐसा हमने नहीं सुना है और न ही देखा है। आपने भी देखा होगा, गधे बिल्कुल बेचारे जितना काम करवाते हैं इतना काम करते हैं। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। अर्थात गधा न तो कभी निराश होता है, इसको जैसा चारा दो, जितना काम करवाओ, हमेशा खुश ही रहता है, ऐसा माना जाता है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, अर्थात खुशियाँ मनाने का भी एक समय उसके लिए है। वैशाख महीना यानी गर्मी के टाइम में जो वैशाख महीना था, उस समय तालाबों में पानी सूख जाता है, तो जो पानी के कारण जो हल्की हल्की दूब यानी जो हल्की हल्की घास होती है छोटी छोटी, वह खाता है और वहाँ रहता है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वह तब उस यानी ये समय जो है वैशाख महीने का, उसमें वह खुशियाँ मनाने का काम करता है, तो उसे ये महीना अच्छा लगता है। पर हमने तो कभी खुश होते नहीं देखा। अर्थात एकाध बार इसको अगर मालिक छोड़े तो वो जाए और खुश हो जाए, है ना, तो ऐसा कभी कभी ही होता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, अर्थात हमेशा दर्द और टेंशन में हो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि कभी खुश दिखाई ही नहीं देता है, इसलिए उसका चेहरा विषाद और दर्द भरा ही दिखता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। अर्थात किसी भी समय कह रही हूँ ना, उसको अच्छा खाना दिया जाए, ज़्यादा काम करवाया जाए, कम काम करवाया जाए, गंदा खाना यानी सूखा चारा दिया जाए, सड़ा हुआ दिया जाए, तो भी वह खुश कभी नहीं होता है, न ही कभी दुखी होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे इस मालिक के पास रहना है, वो जैसा देगा उसके अनुसार मुझे ढलना है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए। अर्थात ऋषि मुनि एक ऐसे इंसान हैं जो गधे के गुण सारे यानी ऋषि मुनियों के सारे गुण जो होते हैं गधे में होते हैं। यानी ऋषि भी
हर हाल में जैसे जंगलों में रहते हैं तो हर हाल में वह जीवित रहते हैं, उन्हें कोई फल फूल खाने मिले या नहीं मिले, कुछ लोग यानी जंगली जानवर उन्हें परेशान करते हैं, फिर भी वह खुश भी नहीं होते हैं और दुखी भी नहीं होते। तो ऐसा ही बिहेव गधे भी करते हैं, अर्थात वो बहुत ही समझदार तो होते हैं लेकिन किसी को उत्तर देना या यानी अपने मालिक के साथ बुरा करना नहीं चाहते हैं, ऋषि मुनियों की तरह एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसा माना है प्रेमचंद जी ने। ठीक है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, अर्थात ऋषि को भी अगर सीधा हो, अगर अपने घर पे भी कोई ऐसे ही बावे मांगने आते तो अपन कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो कभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। वो कहते हैं कि इन लोगों के मुँह लगने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह सब कुछ इग्नोर करते हुए देखते हैं और किसी को भला बुरा कुछ भी नहीं कहते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस संसार में अगर जीवित रहना है तो इतना सीधा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग अपने ऊपर चढ़ने आ जाते हैं, अर्थात हमें कुछ भी नहीं समझते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, यानी भारतवासी जो हैं वो अफ्रीका में, कई लोग इंडियन वहाँ रहते हैं अफ्रीका में, तो इनकी क्या दुर्दशा हो रही है क्योंकि वो वहाँ जाकर विदेश में हैं क्योंकि कुछ बोलते नहीं हैं, तो उनकी दुर्दशा इतनी ख़राब हो गई। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि अमेरिका में तो वो जा नहीं सकते, घुसने नहीं देते, तो वो अफ्रीका में भी अपना कुछ नहीं करते। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। अर्थात विदेश में रहने वाले लोगों की कितनी समस्या है। अपने इंडिया में तो अपने घर पे आके कोई अगर मान लो कुछ कह दे तो अपन मानते ही नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी अपन नहीं सुनते, अपने घर पे होते, स्वतंत्र होते, अपने देश में हैं। लेकिन विदेशों में जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है वो यहाँ पे स्पष्ट की है कि वहाँ जो कमाते हैं, जो खाते हैं, और यानी जिस देश में है, यहाँ अफ्रीका का उदाहरण दिया, जिस देश में, कुवैत में भी ऐसी स्थिति है कि स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकते, उनका पास होना चाहिए, है ना। तो विदेश में जाने वाले इंसानों की स्थिति भी ऐसी ही होती है जैसे अपने घर में गधे की रखते हैं, है ना, गधे को जैसे रखते हैं ऐसी स्थिति विदेशों में इंसानों की होती है। और बदनाम भी नहीं हो इसलिए वे बेचारे चुपचाप रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो कहीं पुलिस के चक्कर में पड़ जाए, यूँ करके बेचारे चुपचाप सहन करते हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना भी सीख जाएं तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे दे तो वो सभ्य कहलाने लग जाए। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार में सभ्य जातियों को गण्य बना दिया है। अर्थात विदेशों में भी ऐसी मिसाल जापान वाले हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बाकी देश वाले ऐसा नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट अपन आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।